नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण तहे दिल से आप सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ सुश्री रजनी रंजना जी द्वारा रचित एक दर्द भरी कहानी, पर्वताकार व्यथा। आइए कहानी को सुनते हैं। आज 10 वर्षों बाद केदारनाथ बाबा ने फिर बुलाया है। मार्ग का सौंदर्य पीते पीते मन प्राण जुड़ा रहे हैं। धरती पर इंद्रधनुष हाथ पैर फैलाकर लेट गया है। पूरी घाटी बुरांश के मादक अग्निवर्ण फूलों से लद गई है। सोचती हूँ सचमुच स्वर्ग अगर कहीं है तो यही है। गौरीकुंड पहुंचकर घोड़े पर केदारनाथ मंदिर तक जाने का मानस बनाया तो बचन सिंह राणा की याद आई। 5.5 फीट का गठीला बदन, गोल चेहरा, चेहरे की अपेक्षा छोटी छोटी आंखें, पतली विरल मूछें और हल्के गुलाबी अधरों से उभरती मुस्कान। खिलखिलाते तो पीतल के विंड चाइम से बज उठते। यही सामने ही तो है उनका मकान। मेरे कदम उसी ओर बढ़ जाते हैं। बचन सिंह परेशान हताश से घर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। पत्नी की कमनीय काया कुम्हला गई है। गुलाबी गालों पर समय ने लकीरें छोड़ दी हैं। बचदा के घर में सिर्फ एक घोड़ा खड़ा है, उदास बीमार सा। मेरी पच्चाप सुनकर बचदा जमीन पर गड़ी निगाहें उठाते हैं। उनकी आंखों में हर्ष भरा आश्चर्य घुल जाता है। अरे हजूर, आप? हाँ बचदा, बुलाओ अपने बेटे को। फिर यात्रा पर आई हूँ, वही लेकर जाएगा मुझे। अच्छा बचदा, आज घोड़ा स्टैंड पर इतने कम घोड़े क्यों हैं? अभी तो सीजन भी नहीं शुरू हुआ ठीक से। मैं बिना उनकी ओर देखे पूछती हूँ, क्योंकि मेरी निगाह दरवाजे के पीछे से झांकती उनकी बिटिया की ओर टिकी है। हजूर, वह तो रहा नहीं। उनके स्वर का दर्द चीड़ की हवाओं में खो जाता है। अच्छा, कब? कोई 15 दिन पहले। पता नहीं कौन सी बीमारी लगी कि पहाड़ के इस इलाके के करीब 10 घोड़े एक ही रात में मर गए। घोड़े क्या, सभी के कुमाऊं पूत मर गए मानो। कहते हैं घोड़ा फ्लू है। पहले करोड़ों मुर्गियां मारकर दफनाई गईं, अब घोड़े। अरे, मैं भी उदास हो गई। और वह तुम्हारे अस्तबल के कुनबे का क्या हुआ? क्या बताऊं हजूर, 2 साल पहले इसी अस्तबल में पूरे आधा दर्जन घोड़े घोड़ियां थीं। लेकिन एक बार जंगल में आग लगी। चीड़ देवदार के पेड़ धूं धूं करके जल रहे थे। गांव वाले आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते देखते ही आग ने गांव को घेर लिया। सबने अपने अपने पशु खोल दिए। मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत सामान उसी घोड़े पर रखकर ऊंचाई पर भागा। घोड़ी पीछे ही रह गई। गर्भवती थी, भाग नहीं सकी, भुन गई बेचारी। पेड़ पालव जले। गाय, बकरी, घोड़े, हिरन, कुत्ते, भांति भांति के सुंदर पंछी, न जाने कितने ही जानवर भुन गए। उनके स्वर में एक रुदन ध्वनित था। फायर ब्रिगेड? मैंने ज्ञान भगारा। हजूर, आप शहर वाले पहाड़ को भी शहर की तरह मानते हैं। आपको नहीं पता, यहाँ पैदल चलने लायक राह तो है नहीं। मशीन गाड़ी भला क्या चलेगी, वो भी इतनी बड़ी। मैंने अपने होंठ काट लिए। बचदा का दर्द मेरी सांसों में भी उतरने लगा। वे अपने एकमात्र घोड़े पर लेकर मुझे जा रहे थे। एकाएक मुझे याद आया, बचदा, आपकी बिटिया तो बड़ी प्यारी है। किस स्कूल में पढ़ती है? पढ़ती नहीं, अभागिन है। क्यों बचदा, ऐसा क्यों कहते हो?
पढ़ने को स्कूल चाहिए। स्कूल यहाँ से 4 मील दूर है, वहाँ तक रोज पैदल आना जाना। फिर आपको मालूम है हजूर, हमारे गांव में उम्र पक्की होने के पहले ही लगन कर देते हैं। मैंने भी पास के गांव के एक लड़के से इसका ब्याह कर दिया था। मेहमान 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 माने जमाई। पढ़ता भी था 8वीं में। गधेरे में उतरा था लकड़ी चारा लेने। भालू ने हमला कर दिया, तन भी नहीं मिला उसका। ओह, तब से बिटिया बैठी है घर में, ससुराल एक दिन भी नहीं गई और विधवा हो गई। अब माँ के साथ वही जाती है चारा पत्ती लेने। और आपके बेटे? मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि बेटों के बारे में कुछ बुरा सुनना ना पड़े। बड़ा महेशी हरिद्वार चला गया। कहता था क्या है पहाड़ में, दिन भर पत्थर से सिर टकराओ तब भी गुजारा नहीं होता। सीजन में 4 पैसे आ भी गए तो बाकी दिनों में क्या करें। अम्मा, मुझे तेरे लिए, बाऊजी के लिए कुछ करना है। यहाँ पहाड़ की छाती फोड़ो तो भी मुट्ठी भर अन्न नहीं मिलता। वहाँ क्या करता है? हर की पौड़ी की बाजार में चूड़ी, बिंदी, माला, सिंदूर जैसी चीजों की दुकान खोल ली है। अपने परिवार का जैसे तैसे कर लेता है। वहीं शादी कर ली है। एक बार बहू लेकर आया था, पर हजूर, पहाड़ पर हम पत्थर के कलेजे और पत्थर की खाल वाले ही रह पाते हैं। तीसरे ही दिन मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। सांस लेकर वे आकाश में उड़ते बादलों को देखते हैं और घोड़े को थपथपाते हैं। चल मेरा सच्चा बेटा, जल्दी पहुंचा दे, लौटना भी तो है। वे जैसे विष घूंट से बचना चाहते हैं। मेरी सोच उनके दूसरे बेटे पर रुक जाती है। दिल करता है उनका दूसरा बेटा ठीक ठाक होकर अपने पिता का सहायक हो। पूछ ही लेती हूँ, और दूसरा बेटा? वो भी जहाँ हो ठीक ही हो, बाबा उसे उम्र दे। क्या मतलब? मैं जैसे घोड़े से फिसलकर खाई में गिर पड़ी। वे बोले, छोटा एक दिन लकड़ी लेने जंगल गया था, कुल्हाड़ी पाटल घर पर ही भूल गया। सोनू बोली, बाबू मैं दे आऊं? अकेली लड़की ना भेजूं, इसलिए मैंने कहा, ना, आप ही लौट कर ले लेगा। क्यों बचदा, पहाड़ पर बेटियां देर रात तक अकेली घूमे तो भी डर नहीं रहता। मैंने उन्हें पहाड़ का गौरवमय चरित्र याद दिलाया। अब नहीं रहा वैसा पहाड़ हजूर। अब जब से जीन्स पैंट वाले लड़के पहाड़ पर आने लगे, हम गांव वाले अपनी बहू बेटियों को अकेली कम ही निकलने देते हैं। मैंने अपने मन में सोचा, कितनी सुंदरियां बहन बेटियां छली गई होंगी, बर्बाद की गई होंगी। तब बड़ों ने उनकी स्वतंत्रता पर ताला लगाया होगा। वे वश हो गए होंगे। अन्यथा अपने आंगन में चहकने वाली चिड़ियों को भला पिंजरा कौन देना चाहेगा, अगर बिल्ली का डर ना हो। अपराध बोध से आंखें छलक उठी। मैदान की हूं ना। वे फिर आसमान की ओर देख रहे थे। अब हम एक चाय की दुकान पर बैठे थे। हवा में शीतलता बढ़ रही थी। हमें अपने हाथ रगड़कर गर्मी पैदा करनी पड़ रही थी। वर्षा होगी, चाय वाले ने 2 गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मैंने एक गिलास बचन सिंह को पकड़ाकर अपना गिलास उठाया ही था कि बचदा अपने हाथ का गिलास फेंककर ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर फिसलते गिरते तेजी से नीचे की सड़क की ओर भागे। मैंने सड़क के किनारे खड़े होकर देखा। उन्होंने एक युवक की पीठ पर हाथ रखा और झटके से उसकी गर्दन का कपड़ा हटाकर देखने लगे। पलक झपकते ही उस युवक को उन्होंने सीने से लगा लिया था। मैं देख रही थी कि बौखलाकर युवक ने झटके से स्वयं को छुड़ाया था और अपनी रिवॉल्वर उनकी ओर तान दी थी। वे जड़ से कटे वृक्ष के समान जमीन पर बैठ गए थे
घुटनों के बीच सर झुकाकर। मैं अवाक अचंभित थी। थोड़ी देर बाद वे थके कदमों से ऊपर की ओर आ रहे थे। मैंने देखा उनके चेहरे पर 10 साल बाद का बुढ़ापा उतर आया था। आंखें आंसुओं से तर थीं। गालों पर आंसुओं से धुली हुई रेखाएं थीं। रुलाई रोकने के प्रयास में वे कांप रहे थे। मैंने चाय का गिलास दोबारा उनके हाथ में पकड़ाया। पता नहीं किस प्रेरणा से मेरे हाथ उनके कंधों पर जा टिके। न जाने उन्होंने मेरे हाथों में क्या महसूस किया कि वे बच्चों की तरह बिलख उठे। ये वह नहीं था हुजूर, नहीं था। कौन नहीं था बचता? मेरे प्रश्न में करुण अधीरता थी। मेरा छोटा बेटा हुजूर, वह नहीं था जैसे वे स्वयं को विश्वास दिला रहे थे। सच देखकर भी उसे सच मानने को तैयार नहीं थे। मैं अवाक उनका मुंह देख रही थी। सुना तो था कि टेररिस्ट पहाड़ के भोले भाले बालकों, किशोरों का अपहरण करके उन्हें आतंकवादी बना रहे हैं, पर आज आंखों के सामने। कुछ देर तक वे आंसू पीते, सुबकियां दबाते रहे, जैसे पुत्र की अंत्येष्टि करके आए हों। फिर गिलास की चाय एक सांस में घुटक कर बोले, चलो हजूर, देर हो जाएगी। हे केदार बाबा, मैंने पीड़ा से भरी एक गुहार मन ही मन लगाई। तुम क्यों अब भी भोलेनाथ आशुतोष योगी बने बैठे हो? क्या तांडव का और दुष्ट दलन का समय अब भी नहीं आया? अभी नहीं तो कब आएगा? मैं मौन घोड़े की टापें सुनती रही और हर टाप बचदा के सीने पर पड़ती महसूस करती रही। बाबा के मंदिर पर पहुंचकर माथा नवाया। फिर बचदा ने टेका और कहा, एक बात कहूं? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि उठाई। वे बोले, मेरे घर में ये बात ना कहना हजूर। मैंने उनकी धूल भरी खुरदुरी हथेली के पृष्ठ भाग पर अपनी स्निग्ध हथेली रखकर आश्वस्त किया। मैंने इस समय उन्हें नीलकंठ की भांति परिवार के लिए विष कलश स्वयं गटकते देखा। होटल के हाड़ प्रकंपित शीतल परिसर में पहुंचकर हमने चाय पी। अपने साथ लाया ब्रेड मक्खन आग्रह करके खिलाया और अपने साथ वाला कमरा दिलवाया। अपने कमरे में लेटी तो उनका 10 वर्ष पूर्व का खिलखिलाता अटकेलियां करता परिवार याद आ गया। तब मैं पहली बार पहाड़ यात्रा पर आई थी, उत्साह उमंग से भरी। घोड़ा स्टैंड पर जाकर देखा, कोई घोड़ा नहीं, सो यूं ही टहलती दाईं ओर निकल गई। सामने सेब के 2 पेड़ों के साथ बंधे 2 घोड़े दाना खा रहे थे और उन पर ओहार गद्दी रखे जा रहे थे। मुझे लगा शायद ये घोड़े यात्रा पर जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तब मैंने उनका पूरा परिवार देखा था। छोटी काया वाली, सुंदर, गदबदी सी, गोरी गुलाबी पत्नी, रस से भरे पिंक रोजी गालों पर लाज की लाली, सुंदर जापानीज डॉल सी, लगभग 8 वर्ष की गुड़िया सी नटखट आंखों वाली। माँ के पीछे से झांकती उनकी बेटी को देखकर मैं मुस्कुराई थी। किसी ने नीचे से हाँक लगाई, तैयार हो बचदा? हाँ हो, बचदा ने भी टेर दी। मैंने पीछे घूमकर देखा, 2 बालक पाठल लिए खड़े थे। बड़ा लगभग 14 वर्ष का और छोटा 11 या 12 साल का। बचदा बोले, बेटे हैं मेरे। दोनों ने चरण स्पर्श किया। मैंने महसूस किया हमने शहरी सभ्यता और विकास के चलते अपनी मौलिक संस्कृति और सभ्यता कितनी पीछे छोड़ दी है, जबकि आज भी हमारा मन उसे कहीं न कहीं खोजता रहता है। बालक बोला, चल ना अम्मा, दोपहर बाद वर्षा आ पड़ेगी, लकड़ी कब लाएंगे? बचन सिंह घोड़ों की पीठ पर गद्दी डाल घोड़े की गर्दन के अयाल सहलाकर
उसे पुचकार रहे हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। बैठो हजूर। पता नहीं क्यों उनका हजूर संबोधन अच्छा लगता है। शायद उनकी विनम्रता देखकर, या फिर कौन जाने अपनी ही कहीं अहम तुष्टि होती हो। मना नहीं करती हूँ। बचदा, बहुत प्यार करते हो अपने घोड़े को। बचन सिंह राणा वय में संभवतः मुझसे 1-2 वर्ष अधिक ही लगते हैं, अतः उन्हें बचदा ही कहती हूँ। अपने घर से सैकड़ों मील दूर उनमें एक परिवारी जन सी आत्मीयता देखती हूँ। शायद इसलिए कुछ देर पूर्व भला सा संबोधन ही अपना लेती हूँ। वे मुस्कुरा कर कहते हैं, ये घोड़े नहीं हैं हजूर। फिर, ये मेरा एक बड़ा बेटा है और ये उसकी दुल्हन। अरे अच्छा, पर तुमने दोनों घोड़े क्यों नहीं खरीदे? घोड़ी से तो अधिक फेरे करते थकते भी नहीं। शायद मेरे अंदर की पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता या फिर अर्थलोलुप सभ्यता भोली थी। बचदा हंसे। हजूर, 2 घोड़े मतलब बस 2 घोड़े। तो अब एक जोड़ा मतलब बहुत से बच्चे भी। बच्चे बिकेंगे भी, यात्री भी ले जाएंगे। ये हैं मेरे सच्चे कर्मठ बच्चे। उन्होंने गर्व और आनंद से खिलखिलाकर कहा। उनकी खिलखिलाहट हवाओं में खुशबू और बच्चों की कहकहों सी तैर गई थी। नीचे घाटी में बुरांश की हरी लाल कालीन बिछी थी। वो तब का बचन सिंह राणा का परिवार था, और आज जो देखा सुना, क्या कहूँ? इसे नियति कहूँ, कालचक्र, या मानव का दिनों दिन बिगड़ता कर्म चक्र, जो सुनहरे अतीत को भयावह वर्तमान में बदल गया। आज जो मैंने देखा सुना वह एक बचन सिंह राणा का ही नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ के दर्द का पहाड़ है, जिसके नीचे पूरा पहाड़ दब कर सिसक रहा है। दोस्तों, पहाड़ के बदलते परिवेश में वहाँ के स्थायी निवासियों के जीवन में दिन प्रतिदिन होने वाली कठिनाइयों पर केंद्रित करुणा और दुख से भरी इस कहानी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और ऐसे ही दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखिका और प्रस्तुति से संबंधित अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमेशा की तरह एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। सुखी, संपन्न और शांतिमय रहें। नमस्कार।